घर एक सपना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी डुडेजा। आपका प्यार एक बार फिर से सम्मान में बदल गया है और ये सम्मान घर एक सपना शो को देश के सबसे बड़े एक्सचेंज फॉर मीडिया के मंच पर अवार्ड के रूप में मिला है। दरअसल हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आपका पैसा प्रॉपर्टी बाजार में एकदम सही जगह लगे और यही वजह है हम अपने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से आपके लिए बेहतरीन राय भी लेकर आते हैं। इस साल भी घर एक सपना शो को दूसरी बार बेस्ट बिजनेस शो के अवार्ड से नवाजा गया है और इसके लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। Congratulations Indian News, घर एक सपना, Team Trap and Aiden Cost, Mr. Rana यशवंत, बहुत बहुत मुबारक। घर और घर का सपना हर किसी की जिंदगी में ये एक बड़ा सपना होता है। लाखों करोड़ों नौकरी पेशा लोग लोन लेकर और उसकी लंबे समय तक ईएमआई चुकाने के लिए घर का सपना पूरा करते हैं, लेकिन कई बार इस सपने में कई बड़ी चुनौतियां भी आ जाती हैं। लोन लेकर घर खरीदना आसान तो है, लेकिन इसके लिए ईएमआई चुकाना लंबे समय तक एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन देश के लाखों करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है, जिसमें आप अपने घर के लिए लोन भी लेंगे और साथ ही आपका घर भी अपना होगा और आप ईएमआई भी चुकाएंगे, लेकिन ईएमआई आप ऐसे बचत से चुकाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर, नौकरी पेशा लोगों के घर का सपना हुआ आसान। ईपीएफओ लेकर आया घर की शानदार स्कीम, 4.25 करोड़ लोगों का सपना होगा पूरा। कैसे आपका पीएफ आपके लोन की किस्त चुकाने का काम करेगा, कैसे आप बिना टेंशन दिल्ली, मुंबई या फिर देश के किसी भी शहर में देखते ही देखते घर के मालिक बन जाएंगे, इसे समझने के लिए आपको दिमाग पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही की मेहनत का पैसा जो आप नौकरी करने के दौरान पीएफ के तौर पर जमा करते हैं, वही पैसा अब आपके इस सपने को पूरा करने में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। दरअसल ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए इसी महीने एक शानदार हाउसिंग स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें आप अपने पीएफ खाते से न सिर्फ पहला एकमुश्त भुगतान बल्कि मासिक किस्त भी चुकाकर अपने मकान का सपना सच कर सकेंगे। खबर है कि ईपीएफओ ने सदस्य कर्मचारियों के लिए आवासीय योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है, जिसे इसी महीने की 8 तारीख को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद किसी भी दिन लॉन्च किया जा सकता है। योजना के तहत ईपीएफओ अपने 4.25 करोड़ सदस्य कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मकान खरीदने में मददगार की भूमिका निभाएगा। दरअसल ईपीएफओ के 70% से ज्यादा ग्राहकों का मासिक मूल वेतन 15,000 रुपए से कम है और इस तरह की स्कीम लाए जाने से इन्हें सबसे ज्यादा लाभ होगा। इससे 2022 तक सभी को आवास के पीएम मोदी के सपने को सच करने में भी मदद मिलेगी। खबर है कि पीएमओ ने भी ईपीएफओ से इस तरह की स्कीम तैयार करने के लिए कहा था। इसके लिए ईपीएफओ कोष की 15% राशि को हाउसिंग सोसाइटियों को कर्ज के रूप में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव था। ईपीएफओ के पास अभी 6.5 लाख करोड़ रुपए का कुल कोष है। इसमें हर साल 70,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे ईपीएफओ के तहत आपको लोन मिल पाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी आपका पीएफ काटती है, तो आपको सबसे पहले अपने नियोक्ताओं के साथ मिलकर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनानी पड़ेगी। ये सोसाइटी बैंकों और बिल्डरों या फिर मकान बेचने वालों के साथ गठजोड़ करके कर्मचारियों को मकान खरीदने में सहायता प्रदान करेगी। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 20 सदस्य होने जरूरी है और फिर आपके मासिक कटने वाले पीएफ से लोन की किस्त कट जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र और राज्य सरकारों की कई आवासीय स्कीमों को आपस में क्लब करने की इजाजत होगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मामले में ईपीएफओ बैंकों को कर्मचारियों की साख और मासिक किस्त यानी ईएमआई अदा करने की क्षमता का प्रमाण पत्र देगा। हालांकि कानूनी विवाद की स्थिति में ईपीएफओ किसी भी पक्ष की पैरवी नहीं करेगा। बिल्डर, विक्रेता, बैंक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को आपस में ही विवाद सुलझाना होगा।
हर महीने अगर आपकी सैलरी से आपका प्रोविडेंट फंड कटता है तो अब आपके लिए होम लोन लेना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि जो लोन आप लेंगे उसकी किश्तें आप अपने प्रोविडेंट फंड से कटवा सकते हैं। इससे क्या फायदा पहुंचेगा आम ग्राहकों को और साथ ही इससे कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ईपीएफओ के जरिए अब आपकी किश्तें आसानी से कट पाएंगी। प्रदीप जी वेलकम। ईपीएफओ जो है वो अब उससे आपकी लोन की ईएमआई कट जाएगी और साथ ही वो जो कॉर्पस आपने कई सालों से इकट्ठा किया होगा, जो आप सैलरी में रहे हैं, तो वो कैसे काम करेगा लोन का, किश्त का, और साथ ही किस तरीके से जो है वो ईएमआई कटेगी। और ईपीएफओ वैसे तो हम लोग सब जानते हैं क्या है, लेकिन थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए कि किसके लिए ये बेनिफिट है। देखिए, हर एम्प्लॉय वो जिसकी सैलरी अप टू 15,000 है उसके लिए ईपीएफओ मैंडेटरी होता है कटना, और उसके ऊपर भी आप कटवा सकते हैं, लेकिन वो आपके विश के ऊपर है। तो 15,000 तक की सैलरी के लिए एक मैं कहूँगा बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो पॉपुलर स्कीम है ये ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इसे मैनेज करता है, और ये एज पर लॉ मिनिमम 20 एम्प्लॉय जहां पर है वहां पर ये अप्लाई करना ये मैंडेटरी होता है। मतलब डिडक्शन होती है एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से डिपॉजिट करता है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी सेम कंट्रीब्यूशन जाता है। तो मतलब 12% का कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से जाता है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड जो है, फॉर एग्जांपल कोई 1 साल 2 साल या 5 साल या कई सालों से काम कर रहा है, क्योंकि रिटायरमेंट पे आपको मिलता है, या आप इसको कभी भी विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये बतौर आपकी होम लोन के लिए काम आएगा, इससे ईएमआई कटेगी। क्या है ये ईपीएफओ स्कीम, ये समझाइए। देखिए, इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी स्कीम फ्लोट हो सकती है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो सब्सक्राइबर है उनके लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक जो आप अपना पैसा आपका कट रहा है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, या अगर आपको बीच में कोई जैसे मैरिज फंक्शन है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देके विड्रॉ करना पड़ता है, नहीं तो अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद ही लेते हैं। एक अच्छा रिटर्न भी आपको नो डाउट उसके ऊपर मिलता है, लेकिन अब इसे आप घर खरीदने में जॉब करते हुए भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए उस पर समझते हैं। जो आपका शेयर और एम्प्लॉयर ने जो जमा किया वो जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जमा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने बताया कि 12% दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। जो पेंशन फंड को अगर हम माइनस भी कर देते हैं तो भी करीब 23-2400 के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन होता है। 23-2400 जो ईएमआई है उस पे होम लोन की ईएमआई के अगेंस्ट में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर क्रेडिट लिंक सब्सिडी भी दी जा रही है अप टू 6 लाख रुपीज। अगर आपकी हाउस होल्ड इनकम है, आपका कोई पक्का मकान नहीं है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, जो कि 20 इयर्स के लोन के ऊपर 2,67,000 आता है, जो कि ओवरऑल इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट करते हैं तो 6 लाख लोन प्लस 6.95 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आता है। और उसमें हम अगर इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि अपफ्रंट मिलता है उसे लेस करने के बाद 3,33,000 हमारा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट सबवेंशन हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में कम हो रहा है। तो जो बैलेंस अमाउंट आता है हमारा 3,33,000, उस पर हम 9% के हिसाब से अगर ईएमआई पे करते हैं तो वो करीब हमारा 2402 इंटरेस्ट सबवेंशन हमें मिलता है। वो 2900 के आसपास हमारी ईएमआई आती है। उसको अगर हम देखें कि हमारा 2400 के आसपास जो हम उसे पे कर रहे हैं ईपीएफओ के थ्रू, उसे हम अगर डिडक्ट कर लेते हैं तो रफली 6.5 मतलब 650 रुपए के आसपास आपको ईएमआई देनी पड़ सकती है, और उसमें आप 6 से 7 लाख के आसपास का घर खरीद सकते हैं, जो कि आप पे कोई बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस भी मीट आउट होते रहेंगे, और जो आपका पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे। जी प्रदीप, मार्च में स्कीम आने वाली है, उम्मीद है कि आ जाएगी स्कीम। जो आपका प्रोविडेंट फंड है तो उसको आप यूटिलाइज करेंगे बतौर होम लोन में, लेकिन क्या प्रोसेस होगा, क्या आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा और किस तरीके से ईएमआई कटेगी, हमारे ग्राहकों को ये भी समझा दीजिए। देखिए शिल्पी, इसके अंदर लोन तो आपको बैंक से ही लेना पड़ेगा जी। यहाँ पे ईपीएफओ आपके लिए जो आपकी डिपॉजिट मनी, जैसे मिनिमम में जो उम्मीद है कि 5 साल के आसपास आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी कि 5 साल आपका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी ईपीएफओ के अंदर हो।
उसके बाद जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो होम लोन के अगेंस्ट में ईपीएफओ एक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी ईएमआई जा सकती है उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट भी दे सकता है। तो वो एक तरह से जो बैंक है उसके लिए भी एक बेटर ऑप्शन होता है। फिर आप उस जो ईएमआई बैंक के थ्रू, होम लोन आपने बैंक के थ्रू लिया, लेकिन ईएमआई की जो पेमेंट है वो ईपीएफओ के थ्रू की जा सकती है। बायर्स के हम थोड़े से बेनिफिट समझ लेते हैं। आपने कहा कि जाहिर सी बात है जो आपका एक कॉर्पस जमा हो चुका है, 5 साल से या 10 साल से आप जमा करते आए थे, उसमें से ईएमआई कटेगी, आपकी सैलरी बचेगी, आपकी ईएमआई उसमें से जा रही है, लोन का प्रोसेस आपका बैंक के थ्रू ही रहेगा। लेकिन और क्या बेनिफिट्स हैं बायर्स के? देखिए, सबसे पहली चीज जो आपका डिडक्शन हो रहा है वो कहीं हद तक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर काउंट ही नहीं हो रहा है। और अब अगर 6-7 लाख की प्रॉपर्टी की ईएमआई आप ईपीएफओ के थ्रू पे कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ एम्प्लॉय के लिए तो ये बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ही है ऐसे लोग जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स है, जिनका पक्का मकान नहीं है और जिनकी हाउस होल्ड इनकम अप टू 6 लाख है, वो कहीं हद तक घर ले पाए। क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट तो बहुत बनते हैं लेकिन नॉर्मल अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ डेवलपर ज्यादातर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसे केस में एक आम बायर को सबसे पहले तो घर मिल पाएगा, लोन एलिजिबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी और वो उस एलिजिबिलिटी इंक्रीज होने के बाद भी उसकी पॉकेट पे बर्डन नहीं पड़ेगा, वो ईएमआई ईपीएफओ के थ्रू भी बैंक के पास जा सकती है। हम लोग रियल एस्टेट मार्केट की भी बात कर लेते हैं। ईपीएफओ के जरिए जाहिर सी बात है बिल्डर भी अब नए ग्राहक जुटा पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट में नए खरीदार आएंगे जिन्होंने ईपीएफओ अपना जमा कर रखा है, वो भी घर खरीदने की सोच पाएंगे। देखिए, 20,000 पर मंथ की इनकम वाले मैक्सिमम मैं कहूंगा ईपीएफओ के 70% सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका जो अब तक प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा था वो भी निकल के सामने आएगा। तो बहुत बड़ा बायर्स, जो कहते हैं बायर्स मार्केट जो है वो निकल के सामने आएगी। तो वो डेवलपर्स जो अब तक सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट पे ध्यान देते थे, अफोर्डेबल पे ध्यान देते ही नहीं थे, चूंकि इस बजट के अंदर भी अफोर्डेबल को रीडिफाइन किया गया और पीछे पीएम हाउसिंग जो है, पीएम आवास योजना भी आई, तो इससे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट कर रही है। तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा कि बायर्स भी सामने निकल कर आएंगे और डेवलपर जो अब तक अफोर्डेबल हाउसिंग को नहीं बना रहे थे, जैसे बजट के अंदर उसमें 5 इयर्स इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है उस पर भी आपको रिबेट दी गई डेवलपर्स को, तो कहीं हद तक डेवलपर्स भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाएंगे और रियल एस्टेट के साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी कहीं हद तक, वो जो अब तक रुकी हुई है, बहुत ज्यादा चल नहीं पा रही थी, उसको भी एक स्टार्टअप और एक पुश मिल पाएगा। तो अगर आपका भी प्रोविडेंट फंड हर महीने आपकी सैलरी से कटता है और कई सालों से आप उसको लंबे समय से जमा करते हुए आए हैं, तो अब आपके लिए घर खरीदना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि अब आप जब लोन लेंगे तो आप अपनी किश्तें जो हैं वो इस ईपीएफओ के जरिए भी कटवा सकते हैं। अब वक्त है हफ्ते भर की प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ी कुछ खास खबरों पर नजर डालने का। चलिए देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में इस बार क्या हुआ है खास सुपरफास्ट न्यूज में। अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के 7 बिल्डर प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर लोगों को आगाह किया है। इन बिल्डर्स ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अब तक नक्शा अप्रूव नहीं कराया। ये बिल्डर अथॉरिटी के डिफॉल्टर भी हैं। अथॉरिटी ने इन बिल्डर्स प्रोजेक्ट के लिए अलाट जमीन को कैंसिल करने का नोटिस भेजा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 7 बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने ना तो बिल्डिंग का नक्शा अप्रूव करवाया है और न ही बिल्डर ने अथॉरिटी की किस्त समय से जमा की है। बिल्डरों ने प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी के तहत भी आवेदन नहीं किया है। जिन बिल्डर्स प्रोजेक्ट को अथॉरिटी ने डिफॉल्टर घोषित किया है उनमें अल्पाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, AIMS गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान रियलटेक, गायत्री हॉस्पिटलिटी एंड रियलकोन, हाई कॉस्टल रियलटेक और एसोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी कई फ्लैटों, प्लाटों और मकानों का आवंटन निरस्त करने की तैयारी में है। इनके आवंटियों ने पिछले 4 साल से बकाया रकम की एक भी किस्त जमा नहीं की है। अनुमान के मुताबिक एलडीए की 8 योजनाओं में कुल करीब 2020 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से रकम जमा नहीं की है, जिस वजह से इस महीने इनके आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए अपनी योजनाओं में प्रॉपर्टी आवंटन के बाद रकम जमा करने के लिए 2 साल का समय देता है। आवंटी को इसी तय समय में बकाया रकम जमा करनी होती है। अगर इसमें देरी हुई तो एलडीए बकाया रकम पर 12% ब्याज भी वसूलता है।
घर एक सपना शो के जरिए हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि आप अपने घर को लेकर किसी भी झांसे का शिकार न हो, आपका पैसा सुरक्षित रहे और वाजिब दाम पर आपको आपका घर भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव आप हमें अपना भेजना चाहते हैं या फिर अपने बिल्डर के खिलाफ हमसे शिकायत करना चाहते हैं तो हमें तुरंत से ईमेल कर दीजिए घर@itvnetwork.com पर। आप चाहें तो हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं हमारे घर एक सपना पेज के जरिए। हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है घर एक सपना। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक की टेक केयर एंड कीप वॉचिंग इंडिया न्यूज।